हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज मैं एक क्लास लेके आया हूं जो महामैराथन क्लास है, जो हिंदी व्याकरण की 4th ग्रेड की भर्ती से संबंधित जो भी आपके सिलेबस लग रहा है उस सिलेबस का शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, कैसे जो टॉपिक लग रहे हैं उन टॉपिक पर चर्चा आज अपने करने के लिए ये क्लास है, ये क्लास बना रहा हूं। सभी के सभी साथी जितने भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और ये जो वीडियो है ये वीडियो अपने जानकारों को अपने स्टेटस पे जरूर शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। आज अपने जो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण में जो महामैराथन क्लास है, जो अपने टॉपिक लग रहे हैं वो मैं टॉपिक बताऊं आपको कि टॉपिक कौन कौन से लग रहे हैं। तो जो टॉपिक लग रहे हैं वो पहले तो एक नंबर पे तो लग रहा है संधि, ठीक है। इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय लग रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय लग रहे हैं, उपसर्ग लग रहे हैं और प्रत्यय लग रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय लग रहे हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया और काल लग रहे हैं, कारक लग रहे हैं। इसके अलावा पर्यायवाची है, इसके अलावा विलोम शब्द है, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द है, इसके अलावा प्रशासनिक शब्दावली है और कुछ कार्यालय पत्र है। कुछ अन्य टॉपिक भी आपके लगते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मुख्य मुख्य टॉपिक ये है जो आपके सिलेबस में लगते हैं। अगर अपने बात करें संधि की, तो जो संधि है, अगर अपने बात करें ये जो संधि है, तो संधि की जो परिभाषा है, संधि की परिभाषा याद कर लेना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके पेपर में पूछा जाएगा संधि के कितने भेद होते हैं। याद कर लेना, संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहली होती है स्वर संधि, ये जो दूसरी होती है इसको बोला जाता है व्यंजन संधि, और ये जो तीसरी संधि है इसको बोला जाता है विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। आज आपको जो मैराथन क्लास है, उस मैराथन क्लास में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मैं शुरुआत करता हूं संधि की कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर अपने बात करें स्वर संधि की, ये जो स्वर संधि है, तो इस स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद में स्वर आते हैं। भाई क्या आते हैं? स्वर के बाद में स्वर आते हैं। जहां स्वर के बाद में स्वर आते हैं वो संधि कौन सी होती है? वो स्वर संधि होती है। ठीक है, और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर 5 भेदों के जितने भी उदाहरण देखें तो वो सारे के सारे उदाहरणों में स्वर के बाद में हमेशा स्वर आता है, अर्थात पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है वो स्वर होती है। अगर बात करें अपने स्वर संधि की, तो पहली जो स्वर संधि है उसका नाम है दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि में ए आ के बाद में ए आ जाए तो आ हो जाता है, ई के बाद में ई आए तो बड़ी ई हो जाता है, ऊ के बाद में ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। ये दीर्घ संधि होती है। 2 नंबर पे बात करें तो गुण संधि की, ये जो गुण संधि है, इस गुण संधि में ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद में री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ये गुण संधि है। तीसरे नंबर की बात करें तो वृद्धि संधि होती है, और वृद्धि संधि में ए आ के बाद में ए आई आने से आई हो जाता है और ओ औ आने से औ हो जाता है। ये कौन सी संधि होती है? तो ये वृद्धि संधि होती है। अगर 4 नंबर पे देखें तो 4 नंबर पे यण संधि होती है। यण संधि में क्या होता है? छोटी ई के बाद में या बड़ी ई के बाद में ए समान स्वर आ जाए तो छोटी ई और बड़ी ई का यह बन जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में ए समान स्वर आ जाए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वह बन जाता है, और री के बाद में ए समान स्वर आ जाए तो री का रे बन जाता है। वो कौन सी संधि होती है? वो यण संधि होती है। अगर इसका 5वां और अंतिम नियम देखें अयादी संधि का, तो अयादी संधि में ए आई के बाद में ए समान स्वर आने से ए का ए और आई का आय हो जाता है, और ओ औ के बाद में ए समान स्वर आने से ओ का अव और औ का आव हो जाता है।
वो कौन सी संधि होती है? तो वो अयादी संधि होती है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 2 नंबर पे जो संधि पड़ी है उसका नाम है व्यंजन संधि भाई। 2 नंबर पे जो संधि पड़ी है उसका नाम है व्यंजन संधि। ये जो व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि के उपभेद नहीं होते, इसमें सिर्फ नाम पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि छांटिए, या फिर पूछा जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण छांटिए, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, या फिर शब्द पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, तो कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें व्यंजन संधि होगी तो सिर्फ व्यंजन संधि ही उत्तर होगा, उसका उपभेद नहीं होगा। जैसे अपने संस्कृत में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं तो षटत्व, जसत्व, ऋत्व, ऊत्व, सत्व संधि, वैसे हिंदी में बिल्कुल नहीं होती। तो बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि का अगर नियम की बात करें तो व्यंजन संधि में सिर्फ नियम होते हैं, वो 3 ही नियम होते हैं। अगर व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए तो वो व्यंजन संधि होती है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन आ जाए, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन आ जाए तो वो व्यंजन संधि होती है। अगर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन आ रही है लेकिन दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर आ रही है, तब भी वहां व्यंजन संधि ही होती है। जैसे ये षट शब्द है, जैसे ये आनंद शब्द है, तब भी यहाँ कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है, क्योंकि षट प्लस में आनंद से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है षडानंद। ठीक है, जैसे व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए, तो जैसे षट प्लस में भुज है, जैसे ये षट शब्द है, जैसे ये भुज शब्द है, तो जो नया शब्द बन जाता है वो क्या बनता है? वो षडभुज बन जाता है। उसी तरह अगर जैसे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर आती है और उसके बाद में दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है, अगर वो व्यंजन आ जाए तब भी वहां व्यंजन संधि ही होती है। वो कैसे होती है? वो संधि होती है जहां जहां ये जैसे सु शब्द है, जैसे ये समास शब्द है, तो सु जब समास शब्द बनता है तो जो नया शब्द बन जाता है, ये तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर है तो ये तो वैसे के वैसे रहती है, लेकिन व्यंजन परिवर्तित हो जाता है। सु प्लस में समास से मिलकर क्या बन जाता है? तो ये सुषमा बन जाता है। जैसे ये अभी प्लस में सेक से मिलकर ये क्या बन जाता है? तो अभिषेक बन जाता है। इसका अगर संधि विच्छेद करें ना, तो इसका संधि विच्छेद होता है अभी प्लस में सेक, ये अभिषेक, अभी प्लस में सेक ये वाला होता है, अभी प्लस में सेक से मिलकर ये अभिषेक बन जाता है। तो ये है व्यंजन संधि। अगर अपने बात करें 3 नंबर पे विसर्ग संधि की, जो 3 नंबर पे संधि है उसका नाम है विसर्ग संधि। अगर ये जो विसर्ग संधि है, इस विसर्ग संधि में बात करें तो विसर्ग संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आएगी, वो विसर्ग आएगी। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या आएगी? तो ये विसर्ग आएगी, और विसर्ग के बाद में कोई स्वर भी आ सकता है या फिर कोई व्यंजन भी आ सकता है। कोई स्वर भी आ सकता है या फिर कोई व्यंजन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? जैसे ये चतुर शब्द है, इसके आगे विसर्ग लग रहा है, उसके बाद में ये आनंद शब्द है, चतु के आनंद शब्द बन रहा है, और एक ये जो चतुर शब्द है इसके भुज शब्द बन रहा है। तो जब ये दोनों शब्द देखते हैं तो यहां विसर्ग के बाद में देखो क्या आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? ये स्वर आ रहा है, लेकिन परिवर्तन इसमें विसर्ग का ही होता है। तो चतु प्लस में आनंद जो नया शब्द बनता है उसे बोला जाता है चतुरानंद। उसे क्या बोला जाता है? तो उसे चतुरानंद बोला जाता है। चतुरानंद ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है, याद कर लेना। किसका पर्यायवाची होता है? तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। चतु प्लस में भुज शब्द देखें, जैसे ये चतु प्लस में भुज शब्द है, तो चतु प्लस में भुज से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे बोला जाता है चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज होते हैं ये विष्णु के पर्यायवाची है भाई। 4 हो भुजाएं जिसकी, वे है अर्थात वो विष्णु है। तो विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आते हैं, लेकिन परिवर्तन किसका होता है? तो परिवर्तन है विसर्गों का होता है, वो संधि होती है। अब अपने जो दूसरा टॉपिक है वो है उपसर्गों का। जो दूसरा टॉपिक लग रहा है वो लग रहा है उपसर्गों का। उपसर्ग से संबंधित मैं आपको बात बताऊं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश जो किसी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर या पहले लगकर उस शब्द में लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थों का बोध कराते हैं। उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए ही अर्थ का बोध कराते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं?
नए अर्थ का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे उपसर्ग वे होते हैं जो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं या पहले लगते हैं और उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं नए अर्थ का बोध? जैसे मैं आपको बताऊं कि जो उपसर्ग होते हैं वो, जैसे ये हार शब्द है, जैसे ये हार शब्द होता है, इसका अर्थ होता है आभूषण या फिर इसका अर्थ होता है पराजय। ये जो हार है इसका अर्थ क्या हो रहा है? आभूषण या फिर पराजय हो रहा है। लेकिन अपने देखेंगे कि इसमें उपसर्ग लगा के कैसे शब्दों का परिवर्तन करते हैं। जैसे ये प्रति के हार लगाने से ये प्रतिहार बन जाता है, प्रति के हार लगाने से ये प्रतिहार बन जाता है। जैसे ये परि उपसर्ग लगा देते हैं इसके तो ये परिहार बन जाता है। जैसे उप प्लस में हार लगा देते हैं तो ये उपहार बन जाता है। वी प्लस में हार लगा देते हैं तो ये विहार बन जाता है। वी प्लस में हार से मिलकर ये विहार बन जाता है। सम प्लस में हार से मिलकर ये संहार बन जाता है। सम प्लस में हार से मिलकर ये संहार बन जाता है। उत प्लस में हार से मिलकर ये उद्धार बन जाता है। उद्धार बन जाता है। वी प्लस में औ प्लस में हार से मिलकर ये व्यवहार बन जाता है। वी प्लस में औ प्लस में हार से मिलकर ये क्या बन जाता है? तो व्यवहार बन जाता है। अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल होता है, जैसे परिहार का मतलब त्यागना होता है, उपहार का मतलब भेंट या नजराना होता है, विहार का मतलब घूमना होता है, संहार का मतलब मारना होता है, उद्धार का मतलब तारना होता है, व्यवहार का मतलब आचरण होता है। जैसे व्यवहार के भी दुर उपसर्ग और लगा दूं मैं, ये दुर उपसर्ग और लगा देने से, ये जो दुर उपसर्ग और लगा देने से ये दुर्व्यवहार बन जाता है। देखो इसमें कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं, एक दुर जुड़ रहा है, एक वी जुड़ रहा है, एक अव उपसर्ग जुड़ रहा है। ठीक है, नया शब्द क्या बन रहा है? तो दुर्व्यवहार बन रहा है। ऐसे ही उपसर्ग बनते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं याद कर लेना। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लेना। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपसर्ग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं याद कर लेना। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन से होते हैं? एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे हिंदी के उपसर्ग होते हैं और 3 नंबर पे विदेशी उपसर्ग होते हैं। भाई विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कुल कितने होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग 3 होते हैं। याद कर लेना, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग है तो ज्यादा याद रह जाएगा। ठीक है, हिंदी के कुल कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 होते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं? तो ये भी 22 होते हैं। उपसर्ग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के होते हैं और विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं। अगर अपने बात करें हिंदी के उपसर्गों की, सॉरी संस्कृत के उपसर्गों की, ये संस्कृत के उपसर्ग जो 22 उपसर्ग है, वो 22 उपसर्गों की संख्या लिखवा दूं आपके पेपर में 100% प्रश्न है वो यहीं से पूछ लिया जाएगा। आपके पेपर में जो प्रश्न है वो 100% यहीं से पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं। तो संस्कृत के उपसर्गों के इन्हीं उदाहरणों से संबंधित प्रश्न आएगा आपका। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग तो वो उपसर्ग कौन कौन से हैं? अप, अव, अति, अधि, अपि, अभि, अति, अधि। इनके एक एक दो दो उदाहरण याद कर लेना। अति, अधि, अपि, अभि। इसके अलावा आ, उत, अनु, उप। इसके अलावा दुर, दुस, दुर, दुस। इसके अलावा नी, निर, निस, नी, निर, निस। इसके अलावा प्र, प्रति, परि, परा। इसके अलावा विसुसम, विसुसम, और सम वो भी हलंत वाला उपसर्ग होता है। ये जो 22 उपसर्ग है ये अपने किताब में देख लेना
और इनके एक एक उदाहरण याद कर लेना, आपके पेपर में प्रश्न है वो 100% सही हो जाएगा। अगर अपने बात करें हिंदी के उपसर्गों की, जो ये हिंदी के उपसर्ग है, ये हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, तो ये भी कितने होते हैं, तो ये भी 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अन, अद, आप, अन, अद, आप, इसके अलावा उ, उन, औ, उ, उन, औ, उसके बाद में उ, उन, औ, कै, का, कु, कै, का, कु, उसके बाद में दु, टी, चौ, चिर, दूती चौचिर, पंच पर नाना, पंच पर नाना, बहु बिन भर। अगर आपके याद न रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पंच पर नाना बहु बिन भर, नै से सम, अन, अद, आप, उ, उन, औ, कै, काकू, दूती चौचिर, पंच पर नाना, 3 3 6 3 9 और 4 13 3 16 और 3 19 और 3 22, नय से सम। ये हलंत वाला न होकर सीधा है उपसर्ग। सीधा तो हिंदी का उपसर्ग है और हलंत वाला संस्कृत का उपसर्ग है। अगर अपने बात करें विदेशी भाषा के उपसर्ग, तो विदेशी भाषा के उपसर्ग भी कितने होते हैं, तो ये भी 22 होते हैं। ये जो 18 होते हैं ये तो अरबी फारसी के उपसर्ग है, ये तो अरबी और फारसी के उपसर्ग है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो 4 है ये अंग्रेजी के उपसर्ग भी पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। 4 अंग्रेजी के हैं और 18 अरबी फारसी के उपसर्ग है। वो कौन कौन से हैं, तो है ये अल, एन, कम, खुश, अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, नेक, ना, गैर, दर, नेक, ना, बै, बा, बे, बै, बा, बे, बद, बेस, बिला, बद, बेस, बिला, ला, हम, हर और सर। यहां तक जो ये 18 है ना, ये 18 अरबी फारसी के उपसर्ग है। और ये जो 4 आपको बताए हैं, ये जो 4 आपको बताए हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, वो 4 होते हैं सब, ये वाला सब। जैसे अभी कल सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में पदोन्नति हुई थी, वो सब, अभी थोड़े दिन पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हुई थी, वो वाला सब। सब को, जैसे कोऑपरेटिव है, को एजुकेशन है, कोएड, को एजुकेशन बोलते ना। जैसे हाफ, जैसे हाफ बाजू है, हाफ माइंड है, हाफ शर्ट है, हाफ पेंट है, हेड, हेड, सब को, हाफ, हेड, ये 4 होते हैं, ये विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं। अब अपने बात करें कि प्रत्ययों की, अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय है, ये प्रत्यय अगर परिभाषा आपको बताऊं प्रत्यय की, तो प्रत्यय वो होते हैं वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में, पश्चात या बाद में लगकर उस शब्द में, उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं। याद कर लेना क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं।
प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पे तो होता है कृदंत प्रत्यय और 2 नंबर पे होता है तदित प्रत्यय या तदितांत प्रत्यय। तदितांत प्रत्यय, ये जो 1 नंबर वाला कृदंत प्रत्यय है ना, ये जो कृदंत प्रत्यय है, ये क्या होते हैं? ये क्रिया की मूल धातु के, क्रिया की, ये शब्द जरूर याद कर लेना, क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं। क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे? जैसे ये लड़ना है, इसके अगर आई प्रत्यय लगा दिया ना, तब तो ये क्या बन गया? लड़ाई। और इसी के अगर आकू प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बन गया? लड़ाकू। तो ये जो लड़ाकू और लड़ाई शब्द है, ये कौन सा प्रत्यय बना है? तो ये कृदंत प्रत्यय बना है। जो ये तदित प्रत्यय होते हैं, ये जो तदित प्रत्यय है, ये क्या होते हैं? ये संज्ञा, ये सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं भाई। ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। जैसे इंसान शब्द है, तो इंसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आपके टॉपिक लगता है वो संज्ञा भी लगता है, और आपके सर्वनाम भी लगता है, और आपके क्रिया भी लगता है, और आपके विशेषण भी लगता है, तो वो भी तैयार हो जाएंगे आप साथ साथ में। तो ये नया शब्द क्या बनता है? इंसानियत बनता है। आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ईयत प्रत्यय है। आपको ये भी याद करने पड़ेगा कि इसमें ये किससे मिलकर बना है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बना है, क्योंकि इंसान शब्द से मिलकर इंसानियत बना है, तो इंसान क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। इंसान के स्थान पर अगर ये जैसे अहम शब्द है, ठीक है, अहम शब्द है, इसके अगर ये कार प्रत्यय लग गया तो अहंकार बन गया। लेकिन ये जो अहंकार शब्द है, ये क्या है? तो ये अहम शब्द क्या है? तो ये तो एक सर्वनाम है। इसी तरह जैसे ये सुंदर शब्द है, ठीक है, ये बुरा शब्द है। सुंदर के ताल लग गया, बुरा के आई लग गया, तो सुंदर के ताल लगने से तो ये सुंदरता बन जाता है, लेकिन बुरा के आई लगने से ये बुराई बन जाता है, ये बुराई बन जाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? तो ये दोनों के दोनों विशेषण है। इस वजह से प्रत्यय याद कर लेना क्या होते हैं। प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय कौन सा होता है? तो कृदंत प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं। कैसे लगते हैं? जैसे लड़ना की आई लगने से लड़ाई बन गया। जैसे तदित प्रत्यय क्या होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। कैसे लगते हैं? जैसे इंसान के ईयत लगने से इंसानियत बन गया, जैसे अहम के कार लगने से अहंकार बन गया, जैसे सुंदर और बुरा शब्द के ता और आई लगने से क्या बन गया? सुंदरता और बुराई बन गया। अब अपने बात करते हैं संज्ञा की। ये जो संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा किसे कहते हैं? ये संज्ञा व्यक्ति, मैं यही उदाहरण लिख देता हूं ताकि आपके याद हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, धर्म, गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं वे सारे के सारे शब्द
वो सारे के सारे शब्द याद कर लेना। वो सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं? वो सारे के सारे शब्द संज्ञा होती है। याद कर लेना, आपके पेपर में पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं भाई। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर पे होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर पे कौन सा होता है? तो 1 नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर 2 नंबर पे देखें तो 2 नंबर पे जातिवाचक संज्ञा होता है। 2 नंबर पे ये जातिवाचक संज्ञा होता है। और अगर अपने बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर पे होता है भाववाचक संज्ञा। तीन नंबर पे भाववाचक संज्ञा होती है। ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसका पहला भेद होता है समूहवाचक या समुदायवाचक। समूह है या फिर समुदायवाचक संज्ञा। ये जो दूसरा भेद है, ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों के दोनों किसके भेद है? दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा के भेद है, भाववाचक संज्ञा के भेद नहीं है। याद कर लेना भी है, ठीक है? भाववाचक संज्ञा के भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर बात करें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा याद कर लेना, व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम का बोध होता है। तब वहां व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, तब वहां कौन सी संज्ञा होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे राम है, जैसे सीता है, जैसे राम शब्द है, जैसे सीता शब्द है। वस्तु की तरह अगर देखें तो अपने जैसे उषा पंखा है, जैसे रीटा मशीन है। अगर स्थान से संबंधित देखें तो जिस प्रकार जयपुर है, जैसे हनुमानगढ़ है, जैसे जयपुर है, जैसे हनुमानगढ़ है, तो ये दोनों के दोनों शब्द है, ये कौन सी संज्ञा होती है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, 2 नंबर पे देखें तो अपने जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? प्राणी विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम, स्थान विशेष की जाति, वर्ग या पूरे समुदाय का बोध होता है। जाति, वर्ग या फिर उसके पूरे समुदाय का बोध होता है, तब वहां क्या होता है? तो वहां जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गाय, जैसे घोड़ा, जैसे आदमी। वस्तु से संबंधित बात करें, जिस प्रकार पंखा है, जिस प्रकार मशीन है, जिस प्रकार कुर्सी है, किताब है, पेन है, रजिस्टर है। स्थान से संबंधित जिस प्रकार शहर है, गांव है, विद्यालय है, तो यहां आपको कौन सी संज्ञा मिलेगी? तो यहां आपको जातिवाचक संज्ञा मिलेगी। जो ये जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद आपको बताया था, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूह है या फिर समुदायवाचक संज्ञा, ये वहां होती है जहां एक शब्द अपने साथ, पूरे समूह एक शब्द है, वो अपने साथ पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता है। समूह या समुदाय का बोध कराता है। कैसे? जैसे मेला है, जैसे सेना है, जैसे कक्षा है।
तो कक्षा मतलब समूह का बोध हो रहा है। 2 नंबर पे देखें तो 2 नंबर पे है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, ठोस, द्रव्य एवं गैसीय अवस्थाओं का जहां बोध होता है। ठोस, द्रव्य एवं गैसीय अवस्था का जहां बोध होता है वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कैसे होती है? जैसे पानी है, ठीक है, जैसे पानी है, जैसे डीजल है, जैसे लकड़ी है, जैसे दूध है, जैसे पत्थर है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो ये सारी की सारी संज्ञाएं है, ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो फिर ये सारी की सारी संज्ञा क्या कहलाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जो 3 नंबर की जो संज्ञा, मुख्य संज्ञा 3 नंबर की है, वो है भाववाचक संज्ञा। आपको याद कराने के लिए बता दूं कि भाववाचक संज्ञा कहां होगी? भाववाचक संज्ञा वहां होगी जहां जिसको मैं देख नहीं सकते, जिसको अपने देख नहीं सकते, जिनको अपने छू नहीं सकते, जिनको अपने देख नहीं सकते, जिनको अपने छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। गुण भाव अवस्था का बोध होता है। गुण भाव अवस्था याद मत करना, ये शब्द याद कर लो। जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल उनको महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे जैसे 1 नंबर पे याद करूं, मैं आपको लिखवाऊं, तो आप इनको देख सकते हो क्या? आप इनको छू सकते हो क्या? आप इनको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे नौकरी है, जैसे बचपन है, जैसे जवानी है, जैसे हरियाली है, जैसे ईर्ष्या है, जैसे प्रार्थना है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको अपने देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। वो कौन सी संज्ञा होती है? वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे अच्छाई है, वीरता है, भलाई है, ऐसे शब्द है जिसको देख नहीं सकते आप, सिर्फ छू सकते हैं। वो कौन सी संज्ञा होती है? वो भाववाचक संज्ञा होती है। अगला जो अपने टॉपिक है वो है सर्वनाम का। भाई, सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सभी का नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भाई, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो यही पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित के कितने भेद होते हैं। संख्या 2 या 3 प्रश्न संख्या से संबंधित पूछे जाते हैं, याद कर लेना भाई, ठीक है। तो जो पहले नंबर का नियम है जो सर्वनाम का, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। 1 नंबर पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। जो 3 नंबर पे है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर पे क्या बोला जाता है? उसको उसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है। 4 नंबर पे कौन सा होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 5 नंबर पे कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। 5 नंबर पे कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और छठा जो अंतिम भेद है उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। छठा जो अंतिम भेद है उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके और आगे 3 भेद और है। 1 नंबर पे है उत्तम पुरुषवाचक, 2 नंबर पे है मध्यम पुरुषवाचक, 2 नंबर पे है
मध्यम पुरुषवाचक, और 3 नंबर पे है अन्य पुरुषवाचक। जैसे मैं होता है ये उत्तम पुरुष होता है, तुम होता है ये मध्यम पुरुष होता है, वह और यह होता है ये अन्य पुरुष होता है। सर्वनाम क्या होते हैं याद कर लेना, संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, हाँ जी। संबंधवाचक सर्वनाम दूसरा, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रकट करता है तब वहां संबंधवाची सर्वनाम होता है। ठीक है, निश्चित संज्ञा का बोध कराया जाए तब वह कौन सा सर्वनाम होता है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराया जाए, जैसे कोई, कुछ, किसी, तब यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां प्रश्न पूछने का भाव हो। प्रश्न पूछने का भाव हो तब वहां कौन सा सर्वनाम होता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां कर्ता स्वयं अपने लिए बात कहे, अर्थात निजता का भाव प्रकट, और ये शब्द मिलेंगे वहां, अपने आप, खुद ही, स्वयं ही और आप ही। ये शब्द अगर आपको जहां कहीं भी मिल जाए निश्चित तौर से कौन सा करे आना? तो निजवाचक सर्वनाम करे आना। ठीक है, ये होते हैं सर्वनाम। अगर अपने बात करें विशेषण की, अगर अपने बात करें विशेषण की, ये जो विशेषण होते हैं, ये विशेषण क्या होते हैं? ये संज्ञा की और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की क्या बताते हैं? ये विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ये क्या बताते हैं? तो ये विशेषता बताते हैं। कैसे बताते हैं? एक नंबर पे जो इसका भेद है, वैसे तो इसके भेद 4 होते हैं, याद कर लेना, लेकिन कई किताबों में इसके भेद है वो 5 दे रखे हैं, मैं 500 भेद ही करवा दूंगा, याद कर लेना। निश्चित तौर से ऐसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि सर्वनाम के विशेषण के कितने भेद है, तो एक नंबर ऑप्शन में आ रहा है 4 और दूसरे में आ रहा है 5, ऐसे कभी नहीं आएगा, या 4 आएगा या फिर 5वां आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो पहला जो सर्वनाम जो विशेषण का भेद होता है उसे कहा जाता है गुणवाची विशेषण। 2 नंबर पे होता है संख्यावाची विशेषण। 2 नंबर पे होता है, इसे बोला जाता है संख्यावाची विशेषण। 3 नंबर का है, इसे बोला जाता है परिमाणवाची विशेषण। क्या नाम है? तो इसका परिमाणवाची विशेषण। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप जमे रहना, आराम से कहीं बैठ जाओ, मोबाइल चला लो और मोबाइल चला के ये वीडियो देखते रहो। आपकी व्याकरण एकदम रिकैप कर दूंगा मैं, सारी की सारी रिपीट कर दूंगा भाई। जो भी आपने पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, कैसे भी पढ़ी है, सारी रिवीजन हो जाएगी। जो 4 नंबर पे है उसको बोला जाता है संकेतवाची विशेषण। इसको बोला जाता है संकेतवाची विशेषण। इसको ही अपने बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाची विशेषण का ही दूसरा नाम क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण। जो 5वां भेद होता है उसको बोला जाता है, जो 5वां भेद है, हेलो, हाँ जी, 5वां भेद है, इसको बोला जाता है व्यक्तिवाची विशेषण। मैं परिभाषा आपको सब आसान तरीके से समझा देता हूं। गुणवाची विशेषण क्या होता है? तो गुणवाची विशेषण गुण, रंग, आकार, अवस्था, समय, स्पर्श, स्वाद और दिशा का बोध कराते हैं। याद कर लो, गुण, रंग, आकार, अवस्था, समय, स्पर्श, स्वाद और दिशा का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। किसी निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले वो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाची होते हैं जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 5 आदमी, तो वो कौन सा विशेषण कहलाएगा? वो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। जैसे
कई आदमी, तो वो क्या कहलाएगा? वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो निश्चित परिमाणवाची, जैसे 2 लीटर दूध, ये निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। 2 लीटर दूध है, ये निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। और कई लीटर दूध है, ढेर सारी चीनी, थोड़ी चीनी, तो ये क्या आ जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण आ जाएगा। ये जो संकेतवाची विशेषण या सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। शब्द आएगा वह आदमी, यह औरत, अर्थात जहां सर्वनाम शब्द मिल जाए और साथ साथ में संज्ञा शब्द मिल जाए, तब वहां क्या आ जाएगा? तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। व्यक्तिवाची विशेषण वो होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले वे शब्द जो किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे व्यक्तिवाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे बीकानेरी भुजिया, ये बीकानेरी शब्द है, ये बीकानेर से बना है, लेकिन अब ये भुजिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है। जैसे बनारसी पान, तो बनारस शब्द से बना है बनारसी, अब ये पान की विशेषता बता रहा है। ये दोनों के दोनों शब्द क्या बन जाएंगे? तो ये व्यक्तिवाची विशेषण बन जाएगा। जैसे जोधपुरी कोट है, जैसे सांगानेरी प्रिंट है, जैसे जालोरी गेट है, जैसे बीकानेरी दरवाजा है, जैसे बनारसी साड़ी है, जैसे जयपुरी रजाई है, बीकानेरी रसगुल्ला है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये व्यक्तिवाची विशेषण कहलाएंगे। जो अगला टॉपिक है वो लग रहा है आपके क्रिया का। क्रिया की अगर परिभाषा पूछी जाए ना, जिसके अंत में ना प्रत्यय आता है ना, वो सारे के सारे शब्द क्रिया होते हैं। जिस शब्द के अंत में ना प्रत्यय आ जाए ना, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वो क्रिया कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? पढ़ना, अब ये पढ़ना है तो ये क्या बना है? ये क्रिया बना है। लिखना, ये लिखना क्या बना है? क्रिया बना है। अगर मैं आपसे कहूं लिखावट, तो ये लिखावट शब्द है, ये क्रिया नहीं है, ये तो क्या है? ये तो भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी भाववाचक संज्ञा है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। लिखना के आवट लगने से लिखावट जरूर बन रहा है, लेकिन क्रिया शब्द नहीं है भाई। क्रिया से बना शब्द है, लेकिन क्रिया शब्द नहीं है भाई। ठीक है। लिखना क्रिया है। किसी भी शब्द के अंत में जहां ना प्रत्यय आता है वो क्या होता है? क्रिया होता है। याद कर लो, कर्म के आधार पर, याद कर लो, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो कौन सी क्रिया होती है? सहकर्मक क्रिया होती है। और एक कौन सी होती है? तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये जो सहकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो एक कर्मक क्रिया, एक तो एक कर्मक क्रिया, और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक तो कौन सी? एक कर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी? तो द्विकर्मक क्रिया। अब इसकी पहचान याद कर लेना, ये पेपर में पूछी जाएगी। आपके पूछा जाएगा सहकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए। मैं यहां दो उदाहरण लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दादी हंसती है, पक्षी उड़ते हैं, मनीष खाना खाता है, राकेश कपड़े धोता है। राकेश कपड़े धोता है। तो ये चार वाक्य पूछे गए हैं, इसकी पहचान कैसे करोगे? ये अपने क्रिया से हम काल्पनिक प्रश्न करेंगे। क्रिया से हमें काल्पनिक प्रश्न करेंगे। क्रिया से हम काल्पनिक प्रश्न करेंगे। और वो कौन से प्रश्न करेंगे? क्या किसे
या फिर किसको, क्या किसे या किसको के संबंध में काल्पनिक प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर हां में आ जाए ना, तब तो सहकर्मक है, और यदि ना में आ जाए तब वहां अकर्मक है। यदि हां का उत्तर, यह जरूर याद कर लेना, यदि हां का उत्तर अगर स्वयं करता हो, अगर स्वयं करता हो, तब भी वहां अकर्मक क्रिया होती है, याद कर लेना। अब आपको मैं छांटनी बताऊंगा कैसे छांटी जाती है। काल्पनिक प्रश्न करेंगे, हां का उत्तर आ जाए तब वहां सकर्मक क्रिया, ना का उत्तर आ जाए तब वहां अकर्मक क्रिया। यदि हां का उत्तर करता हो तब भी वहां कौन सी क्रिया होती है, तो अकर्मक होती है। हाँ, दादी क्या हंसती है, चलो हां का उत्तर आ गया, क्या हंसती है, दादी हंसती है, तीनों उत्तर करो। क्या किसे किसको हंसती है, कोई जवाब नहीं आ रहा। अगर हां का जवाब करता आ रहा है तो भी क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, हां का जवाब तो आ रहा है। क्या किसी या किसको उड़ते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा, अकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें मतलब किसको नहीं उड़ते, वो किससे नहीं उड़ते, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया ही होता है। हाँ जी, मनीष क्या खाता है, खाना खाता है। किसी या किसको खाता है, खाने को खाता है, इस वजह से कौन सी क्रिया है, तो सहकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। राकेश क्या धोता है, कपड़े धोता है। किसी या किसको धोता है, तो कपड़ों को धोता है, ये कौन सी क्रिया आ जाएगी, तो ये भी ये सहकर्मक क्रिया आ जाएगी, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं ना, वो कई जगह 8 दे रखे हैं, कई जगह 7 दे रखे हैं, कई जगह 6 दे रखे हैं। ये पेपर में नहीं है कि भेद कितने होते हैं, नाम जरूर पूछा जा सकता है। जिसमें एक नंबर पे आता है प्रेरणार्थक क्रिया, एक नंबर पे क्या आता है, प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, और इस क्रिया में हर शब्द के अंत में जहां क्रिया शब्द आएगा उसके अंत में वाना प्रत्यय आएगा, याद कर लेना। करवाता है, करवाती है, करवाएंगे, ठीक है, नहलवाएंगे। दो नंबर पे है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वो होती है जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अगर कोई प्रत्यय लगाकर जिस क्रिया का निर्माण होता है वो नाम धातु क्रिया। जैसे दृश्य फिल्माया, अब फिल्म शब्द से फिल्माया है, जैसे वातावरण गरमाया, तो ये गर्म शब्द से गरमाया शब्द बना है। तीन नंबर पे है पूर्वकालिक क्रिया। ये कौन सी क्रिया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। और कई दोनों को मैं एक साथ ही लिख देता हूं, पूर्वकालिक क्रिया और एक होती है तात्कालिक क्रिया। इनके उदाहरण अलग अलग भी हो सकते हैं, उनके उदाहरण एक भी माने जा सकते हैं। इनको याद कर लेना, कर के या फिर करके, जहां उदाहरण आते हैं वो सारी की सारी कौन सी क्रिया होती है, तो पूर्वकालिक या फिर तात्कालिक क्रिया होती है। 4 नंबर पे होती है संयुक्त क्रिया। 5 नंबर पे होती है सहायक क्रिया। 6 नंबर पे होती है आज्ञार्थक क्रिया। 7 नंबर पे होती है सहजातीय क्रिया। और 8 नंबर पे होती है इच्छार्थक क्रिया। कई जगह 7, कई जगह 8, कई जगह 6, ये भेद होते हैं, ठीक है। कहां तक पूछे जाते हैं, शुरुआत के 3 तक ही पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये संयुक्त क्रिया या सहजातीय क्रिया एक ही चीज है। सहायक क्रिया जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब है वो है। आप क्रिया पढ़ो, ये क्या है, तो ये अज्ञार्थक क्रिया है। इच्छार्थक क्रिया सबका भला हो जाए, ये क्या है, तो ये अज्ञार्थक क्रिया है, ठीक है। अब जब अपने बात करते हैं, ये तो हो गए क्रिया के टॉपिक। अब अपने बात करते हैं कारक की। कारक क्या होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, तो पहला होता है कर्ता कारक। 2 नंबर पे होता है कर्म कारक। 3 नंबर पे होता है करण कारक। 4 नंबर पे होता है संप्रदान कारक। 5 नंबर पे होता है अपादान कारक।
7 नंबर पे होता है संबंध कारक, सॉरी 6 नंबर पे संबंध कारक। 7 नंबर पे होता है अधिकरण कारक और 8 नंबर पे होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक ये 8 नंबर का होता है। इनको याद करने के लिए ट्रिक ये है कि हे बच्चों, मैं बच्चों ने लिख के यहां लिख देता हूं, विद्यार्थियों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा, जाकर मारा। ये अधिकरण में पेपर तक है, ठीक है। ये जो संबोधन है, ये वाला संबोधन, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये वाला संबोधन लग गया। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की संबोधन अधिकरण में पेपर और संबोधन है ओ अरे। आपसे पूछूंगी ये कौन सी क्रिया है भाई, कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, ये कौन सी क्रिया है? जाकर मारा, कौन सी क्रिया है ये बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी क्रिया है? जाकर मारा, ये जो जाकर मारा ये कौन सी क्रिया है भाई? कमेंट बॉक्स में लिखो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो जाकर मारा, ये कौन सी क्रिया है? जाकर मारा। जाकर मारा, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। करके कौन सी क्रिया? ये पूर्वकालिक क्रिया, अभी तो की है अपने, ठीक है। मारना, किसे या किसको मारा? रावण को मारा, तो ये सहकर्मक क्रिया मारना, ठीक है। बाकी सारे के सारे कारक है। अब जो बाकी बच जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि बाकी बच जाते हैं, वो जो बाकी बच रहे हैं वो तो है, हाँ जी, बाकी बच रहे हैं विलोम शब्द, काल बच रहे हैं। काल का एक टॉपिक अलग से है। काल मूल तौर से देखा जाए तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वर्तमान काल होता है, एक सॉरी पहला भूतकाल पढ़ते हैं अपने, पहला तो भूतकाल होता है, दूसरा वर्तमान काल होता है और तीसरा भविष्यत काल होता है, ठीक है। इसके 6 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं और इसके 4 भेद होते हैं। इन भेदों को याद कर लेना, जो भी आपने पढ़ रखे हैं उनको भेदों को याद कर लेना। पूर्ण भूतर, अपूर्ण भूतर, सामान्य भूतर, ये जो भेद होते हैं ना, हेतु हेतु मद भूतर, सामान्य वर्तमान और पूर्ण वर्तमान, ऐसे जो होते हैं ना, तो ये अपने भेद इनके अच्छे तरीके से याद कर लेना। 3 भेद होते हैं। अब जो पर्यायवाची है, इसकी मैंने क्लास अभी जो YouTube पर अपलोड कर दी है। विलोम शब्द है, सरली टॉपिक है। अनेकार्थी शब्द मेरे सर्च कर लेना, मोबाइल में सर्च कर लेना, YouTube पर अनेकार्थी शब्द का टॉपिक किया हुआ है। प्रशासनिक शब्दावली है, वो भी अपने YouTube पर करवाई हुई है। प्रशासनिक शब्दावली है, वो YouTube पर करवाई हुई है। प्रशासनिक शब्दावली वो भी याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए अनेकार्थी शब्द और प्रशासनिक शब्दावली दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों करवाई हुई है। कार्यालय पत्र एक टॉपिक है। कार्यालय पत्र ये अब भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण की किताब है ना 9 से 12, इसके लास्ट में दे रखे हैं, वो पढ़ के चले जाना, वहां से प्रश्न आ जाएगा। अगर वो भी नहीं पढ़ा है तो कोई और किताब पढ़ रखी है आपने, राघव प्रकाश सर की, मनोज मिश्रा सर की, या फिर कोई और भी किताब पढ़ रखी है, तो उस किताब से भी आप ये कार्यालय पत्र टॉपिक है ये कवर कर सकते हैं भाई। तो ये वीडियो कैसा लगा? लगभग तो इस वीडियो में आपको जो टॉपिक है वो कवर करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी आपकी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम 100% तैयार हैं।
अब एक बात आपको और बताऊं कि ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक से संबंधित ऐसे नहीं है कि एक दिन में तैयार हो जाएंगे ये टॉपिक, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये टॉपिक जब मैंने करवाए हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद आ गए। पहले जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपका रिवीजन हो गया। जहां भी घर बैठे हो, हॉस्टल बैठे हो, लाइब्रेरी बैठे हो, कहीं भी पीजी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो आप, और वहां आप पढ़ रहे हो तो अपने सभी साथियों को जरूर कहना। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, बस स्टैंड पे बैठे हो, रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, कहीं बस में बैठे हो, कहीं हॉस्पिटल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं किसी दोस्त के पास गए हुए, तो ये वीडियो है, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई। अपने जितने भी पढ़ाई के जितने भी ग्रुप बनोगे उन ग्रुपों में भी जरूर शेयर करना भाई। दूसरी बात आपको बताऊं कि अपने जो पढ़ाई संसार है, ये जो ऑनलाइन ऐप है, ये ऐप भी अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वीडियो कंटेंट है प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी साथी यूट्यूब पर पहली बार ये जो वीडियो देखा है ना, उन सभी वीडियो देखने वाले विद्यार्थियों को बता दें कि अपने जो पढ़ाई संसार, ये जो पढ़ाई संसार है, ये ऑनलाइन ऐप है, ये आप डाउनलोड करके भी वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट कैसे प्राप्त करोगे? अब जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पर ये पढ़ाई संसार नाम डाउनलोड करना, ठीक है। पढ़ाई संसार नाम से सर्च करोगे तो ये जो ऐप है ना, ये जो ऐप है, ये ऐप जो आपको दिखेगी, ये ऐप अपनी ही है, कहने का मतलब है ये ऐप अपनी ही है। तो अपने ऐप से वीडियो कंटेंट उससे संबंधित भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी कई वीडियो मैंने मुफ्त डाले हुए हैं, हालांकि वो पेड कोर्स है उसमें, लेकिन कई वीडियो है मैंने मुफ्त में डाले हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने परीक्षा से पहले ये वीडियो जरूर देखना है। जितने भी साथी YouTube पर पहली बार देख रहे हैं उनको मैं पहली बार दिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते हैं, लगभग तो जानते हैं बच्चे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो जानते नहीं। तो उनको बच्चों की जानकारी के लिए बता देवे कि अपने ये वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे संधि से संबंधित डिटेल वाइज वीडियो है, समाज से संबंधित है। समाज तो वैसे अपने टॉपिक लगता नहीं, जैसे उपसर्ग है, जैसे प्रत्यय है, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, उनके पीवाईक्यूज भी हल कर सकते हैं। पीवाईक्यूज मिलेंगे वहां आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दगुण, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, भिन्नार्थक शब्द है, ऐसे टॉपिक भी आपको वहां यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो आपको ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कहने का मतलब है आप अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखो, आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से बनाए रखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका चयन होना चाहिए, आपका चयन होना चाहिए, चयन हो जाना चाहिए आपका। ये इन प्रकार जैसे भी तैयारी करो, भयंकर तैयारी करो, लिट के, पढ़ के, ठीक है, सो के, उठ के, भागते दौड़ते, बस सारे दिन क्या होनी चाहिए? पढ़ाई ही पढ़ाई होनी चाहिए, तैयारी ही तैयारी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इन दिनों में 2-4 दिनों में आप अपने आप को सतर्क रखना, आप अपने आप को संयमित रखना, आप अपने आप को एकदम कह सकते हैं संतुलित रखना, आप अपना खाना पानी का ध्यान रखना। इन दिनों में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है स्वास्थ्य की। एक तो स्वास्थ्य की है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये स्वास्थ्य की है। ये जो स्वास्थ्य की समस्या है, इस स्वास्थ्य की समस्या में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। तो इन दिनों में अच्छी तो नींद आनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि मरना ही मान दो, अब तो बस पढ़ना ही पढ़ना है, अब तो बस बेहतर तरीके से पढ़े ही पढ़ेंगे, अब तो बस जी जान लगा देंगे। बस लास्ट 10 दिनों में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जो तैयारी स्टार्ट से कर रहे हो ना, वो तैयारी ही आपके मायने रखती है। ये तैयारी 2-4 दिनों की, 10 दिनों की तैयारी मायने नहीं रखती। हाँ, जो आप तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो इस समय उस तैयारी को संतुलित कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो उस तैयारी को। दूसरी बात है, अभी योजना बना लो भाई, ठीक है। अभी आपका जो जिला आवंटन हो गया है लगभग, ये जो जिला आवंटन है, ये जिला आवंटन हो गया, जिला आवंटन हो गया है। इस जिले में कैसे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, ये योजना बना लो। परीक्षा समय, जो परीक्षा प्रवेश का समय है, परीक्षा प्रवेश का जो समय है उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाना। मैं ऐसे नहीं कह रहा परीक्षा समय से, परीक्षा प्रवेश समय से 1 घंटा पहले। 8 बजे आपकी परीक्षा है, 7 बजे अगर आपकी एंट्री है तो 6 बजे वहां पहुंच जाना भाई। ऐसे मत सोचना 6:30 पहुंच जाएंगे, आधा घंटे में तो गेट पर तो वेट ही करेंगे। नहीं नहीं, आधा घंटे भले ही गेट पर वेट कर लो, 1 घंटे भले ही गेट पर वेट कर लो, लेकिन लेट मत हो जाना भाई। 1 सेकंड का भी वहां समय नहीं मिलेगा।
1 सेकंड भी अगर लेट हो गई तो दरवाजा बंद हो गया, मतलब बंद हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी स्कूल जो सेकंड ग्रेड का अर्थात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम था, और उस एग्जाम में, उस परीक्षा में शिक्षा मंत्री की भतीजी भी पेपर दे रही थी, वो लेट हो गई थी। तो वो अखबार में मैंने पढ़ा था कि वो भी लेट हो गई थी, तो उसको भी एंट्री नहीं मिली थी। अर्थात किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप अपने समय का विशेष ध्यान रखें और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते हुए आप परीक्षा सेंटर पर पहुंचे और बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आए। आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन हमारा मुख्य ध्येय है। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब से मैंने, ये मान लो कि 2014 से पढ़ा रहा हूं, 2014 से 2012 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी, 2014 में मेरी एमए कंप्लीट हुई थी, और जैसे ही एमए कंप्लीट हुई उसके साथ साथ में हिंदी से नेट क्लियर हो गई थी। तो नेट क्लियर होने के दौरान उस समय से ही मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, स्कूली शिक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, कॉलेज शिक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा मेरा अनुभव है। तो जो तैयारी करता है ना वो सिलेक्ट हो ही जाता है, जो तैयारी करता है वो बच्चा सिलेक्ट हो ही जाता है। और दूसरी बात आपको ये बताएं कि तैयारी के दौरान भी आप लास्ट दिनों में, 4-5 दिनों में जो पढ़ के जाओगे, वो किताब में पढ़ के जाओगे, वो आपके पेपर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी है। आपने 6 महीने में, आपने पिछले 1 साल में कितना पढ़ा, कैसे अपने आप को मैनेज किया, वो मायने रखता है। तो इस वजह से अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहो, अपने जो टॉपिक है उन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करते रहो। एक बार जल्दी से मैं दोहरा देता हूं, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे ये संधि का टॉपिक है, संधि का टॉपिक, संधि के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं हिंदी में। कौन कौन से? संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषा के। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, समूह समुदायवाचक और दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। 5वां भेद भी माना जाता है जिसे बोला जाता है व्यक्तिवाची विशेषण। क्रिया के क्रम के आधार पर 2 भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया कौन सी होती है? तो सहकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होता है। अकर्मक क्रिया वहां होती है जहां कर्म उपस्थित नहीं होता। क्या किसी किसको का जवाब अगर हाँ में आ जाता है तो सहकर्मक क्रिया होता है, ना में आ जाता है तो अकर्मक क्रिया होता है। हाँ का जवाब अगर करता आ जाए तब भी वहां सहकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अगर सहकर्मक क्रिया के भेद पूछे जाए तो सहकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एककर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। एककर्मक क्रिया जहां एक ही कर्म हो। द्विकर्मक क्रिया जैसे सारिका ने हाथी को केले खिलाए, तो क्या खिलाए? केले खिलाए। किसको खिलाए? हाथी को खिलाए। तो कितनी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। अगर जैसे देखा जाए तो मैंने तुम्हें पुस्तक दी, तो मैंने क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? तुम्हें दी। तो कितने कर्म आ गए? 2 आ गए। इस वजह से द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर अपने देखे कारक, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची का अभी इसके साथ में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। विलोम शब्द सरल ही है, 20-30 विलोम शब्द याद करते जाना। अनेकार्थी का वीडियो अपने अपलोड कर रखा है। प्रशासनिक शब्दावलियों का अपने वीडियो अपलोड कर रखा है। कार्यालय पत्र याद करने, तो कार्यालय पत्र एनसीईआरटी जो 9 से 12 किताब है उससे याद कर सकते हो भाई। हाँ भाई, आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके जो कमेंट है ना, वो कमेंट हमारे लिए बहुत काम की चीज है भाई। आपके कमेंट, आप जब कमेंट करते हो और वो कमेंट जैसे भी कमेंट करो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा उद्देश्य है आपका चयन करवाना भाई, हमारा उद्देश्य आपका चयन करवाना है। आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन चयन हो जाएगा, उस दिन हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। और आपका चयन हो जाए, 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से वीडियो कंटेंट देख के आप अगर सफल होते हो तो आप इस कमेंट में या फिर इस मोबाइल नंबर पर भी मैसेज से हमें संदेश भेज सकते हैं। वैसे आपका चयन हो जाए, हम तक पहुंचो ना पहुंचो आप कोई बात नहीं, लेकिन आपका चयन हो जाए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो झालावाड़ बैठा विद्यार्थी भी देख रहा है, हनुमानगढ़ से। ये जो वीडियो है, ये वीडियो भरतपुर बैठा भी देख रहा है, उधर सुदूर पश्चिमी राजस्थान में भी देख रहा है, इधर हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी बैठा देख रहा है, बीच में सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर,
सवाई माधोपुर इलाका, जो नागौर वाला इलाका, इधर भी कोई बैठा देख रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान के कोने कोने से ये विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपका चयन हो जाएगा वही हमारा मुख्य उद्देश्य है भाई। आपका दिन शुभ हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपको अपने परीक्षा के लिए ढेर सारी अग्रिम में शुभकामनाएं भी। आप अपनी तैयारी को बढ़िया रखो भाई। जैसे ऐसे नहीं है कि कोई एग्जाम छोटा बड़ा होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपनी तैयारी को बढ़िया रखो, बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आओ और बढ़िया तरीके से सिलेक्ट होके आओ भाई। आप जरूर चयनित हो जाओगे, जरूर सिलेक्ट होगे भाई। बढ़िया तरीके से तैयारी करके बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आओ भाई। धन्यवाद। ठीक है भाई, हाँ जी धन्यवाद। कोई और क्वेरी हो, कोई और समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भाई। धन्यवाद।